हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ पीके सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके और हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्रोग्राम सुपर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक पहला लेसन। ये जो सिलेबस है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत की। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, स्थिर वैद्युत की, स्थिर, इसके बाद वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। ये हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, अध्याय 1 पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 1। इस अध्याय का नाम क्या है? आवेश तथा कूलाम। आवेश तथा कूलाम हम लोग पढ़ेंगे। आवेश तथा कूलाम का नियम, आवेश तथा कूलाम का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास 12 या आईआईटी जेईई नीट अगर इस तरह की कुछ तैयारी सेक्टर में है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। साथ ही हम लोग काफी चीजें इसमें डीपली सीखेंगे और पहली लेक्चर की क्लास है। और बता दें आपको कि यूट्यूब पर आपको टोटल फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। ठीक है, तो आइए मैं चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं। इस चैप्टर में 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक है आवेश और दूसरा है कूलाम का नियम। पहला क्या है? आवेश, और दूसरा क्या है हमारा? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं? एक आपको आवेश पढ़ना है और दूसरा कूलाम का नियम पढ़ना है। और हम लोग पहली बात की आवेश को 3 से 4 दिन में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको 3 से 4 दिन में हम कूलाम के नियम को भी पढ़ेंगे। इसको पढ़कर खत्म कर डालेंगे, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट होगी। और इसको इसके लिए आपको कोई भी पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं है और आपको टोटल 1 बाय 1 एक टोटल हर जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को आप बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए वीडियो यूजफुल है, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं। खैर, अपने मुद्दे की बात करते हैं। इस चैप्टर की सबसे छोटी हेडिंग है बच्चों, देखिए ये आवेशन। सबसे छोटी हेडिंग हमने क्या पढ़ा है आपको? आवेशन। इसकी अंग्रेजी है आवेशन की चार्जेशन। क्या हेडिंग अंग्रेजी है? चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण छोटी सबसे हेडिंग क्या है? आवेशन, और इसकी इंग्लिश क्या है? चार्जेशन। अब बताइए चार्जेशन के बारे में आपको एक एक करके सारी जानकारी देता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि दुनिया में जितनी वस्तुएं होती हैं सभी वस्तुओं के अंतर्गत एक छोटा सा क्या होता है? नाभिक होता है। मैं यहाँ देखिए लिख रहा हूं, न्यूक्लियर। दुनिया में जितनी वस्तुएं होती हैं सभी वस्तुओं के भीतर एक छोटा सा नाभिक होता है। पुरानी बातें आप सभी लोग जानते हैं। ठीक, इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि इसके बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं। और इन कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इन कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये देखिए कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है। नाभिक इसको जकड़े हुआ है और इलेक्ट्रॉन को, इसलिए नाभिक क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के चारों ओर दिन रात चक्कर लगाते हैं। आप लोग पुरानी बातें जान के बैठे होंगे। अब ये जानते हैं कि नाभिक के बगल वाला कक्षा में जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसकी जो ऊर्जा होगी, इसकी नाभिक के बगल वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत ज्यादा लगा होगा। ठीक है, दाएं किससे? इस वाले इलेक्ट्रॉन से। अर्थात नाभिक से अधिक दूरी की कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों चक्कर लगा रहा है तो आप समझिए कि उस कक्षा में नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम है। बहुत कायदे से आराम से सीख डालिए। इसका मतलब यह हुआ कि ये देखिए बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बाहर से, कहां से? बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा दे दें। क्या हमने दे दिया? ऊर्जा। एक बात सुने, ये ऊर्जा खिला पिला के नहीं देना है। ऊर्जा को आप 2 तरीके से देंगे, या तो आप रगड़ के देंगे या तो आप गर्म करके देंगे। हाँ, ध्यान रहे, ऊर्जा को खिला पिला के नहीं देना है। ऊर्जा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से आप दे सकते हैं? या तो आप रगड़ कर देंगे या तो गर्म करके देंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो जब हम क्या करेंगे कि इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को रगड़ के या गर्म करके ऊर्जा देंगे तो ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाता है। ये बाहर निकल जाएगा। इतनी बात आपको जानकारी समझ में आ गई कि अगर कोई वस्तु, दुनिया में जितनी वस्तु है, वस्तुओं के सभी वस्तुओं के अंदर छोटा सा नाभिक होता है। नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और नाभिक से अधिक दूरी की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है
उस पर उस नाभिक का आकर्षण उस इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम होता है। अगर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से थोड़ी सी ऊर्जा रगड़ के या गर्म करके दे दें तो यह इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को बात समझिएगा। अब इस कॉन्सेप्ट पर मैं आपको आवेशन की परिभाषा बताता हूँ। जैसे देखें, ये कोई आपकी, ये देखिए ये कोई ए वस्तु है, इसके बाद देखिए ये कोई बी वस्तु है, ये आपको दिखाई दिया, ये कोई ए वस्तु है, ये कोई बी वस्तु है। हमने दोनों वस्तुओं को आपस में पकड़ के रगड़ दिया। हमने देखिए ए वस्तु है और ए वस्तु दोनों अलग अलग मेटल्स की बनी, हमने दोनों वस्तुओं को आपस में क्या कर दिया, रगड़ दिया। अब सुनिए ध्यान से, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पर चले गए, यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला, ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकला और बी पर चला गया। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकला दूसरी जगह पर चला गया, घटना जो बनी, इस घटना का नाम है आवेशन। तो ये घटना का नाम क्या है, आवेशन। हिंदी में बताओ और अंग्रेजी में बताओ, चार्जेशन। एक बार फिर से मेरी बात सुनिए। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, परिभाषा बहुत आसान है। जब दो वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी वस्तु पर चला जाएगा। बस इस घटना का नाम क्या हो जाएगा, आपका आवेशन। फिर से मैं आपकी परिभाषा बोल रहा हूँ। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरी वस्तु पर चला जाता है। बस इस घटना को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशन। बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक। अब यहाँ से आपको कई पॉइंट आपको बताते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। IIT JEE नीट की जो तैयारी होती है, CPMT वगैरह में फिजिक्स के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आपको थोड़ी भी बहुत असुविधा होती है। चलिए छोटी सी हेडिंग में कुछ जानकारी समझाता हूँ। पहला प्रश्न ये उठेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहला प्रश्न यह निकला कि कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका आंसर मैं बताता हूं अभी आपको, घबराइएगा मत। पहली बात कि अगर ए और बी को दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको समझा रखा, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बगल वाले को नहीं। जैसे नाभिक के बगल वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे वो नहीं निकलेगा। ये बात समझिएगा। कौन निकलता है बाहर, बाहरी कक्षा के। तो आंसर होगा कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता भाई, ये देखिए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते। कौन का जवाब आपको मिल गया कि कौन से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसका आंसर है बाहरी कक्षा। एक पॉइंट आवेशन में आपने समझा कि कौन से इलेक्ट्रॉन, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई, बाहरी कक्षा के निकलेंगे। बात समझ में आ गई। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन क्यों निकले। पहली बात, इलेक्ट्रॉन क्यों निकले, इसका आपको आंसर देना है। मेरी बात जरा समझिए। पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बहुत सुंदर जवाब आपने दिया, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आज के इस वीडियो के बाद आपको कोई जानकारी इसमें रखना नहीं है, सारी जानकारी आपके सामने मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक। दूसरा प्रश्न उठेगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकले। इसका आंसर है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सुंदर जवाब है, बहुत आराम से सुनिएगा। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई, ऊर्जा। इसका मतलब ये ऊर्जा पाके निकले हैं, ऊर्जा प्राप्त करके, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन क्यों निकले तो आप कहेंगे दो वस्तुओं को जब रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऊर्जा पा जाएंगे भाई साहब, ऊर्जा। और ऊर्जा पाके क्या हो जाएंगे, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब। इसका आंसर तो बता नहीं पाएंगे आप, इसका आंसर तो खोजना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, अर्थात ए से निकलेंगे कि बी से निकलेंगे। ए और बी को जब दो आप लोग वस्तुओं को हम रगड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ए से निकलेगा कि बी से निकलेगा, आइए उसको समझते हैं। पहले एक छोटी हेडिंग आपको समझाएंगे। देखिए ये कोई कार्यफलन है, सबसे छोटी हेडिंग आपको सबसे पहले बता दूं, ये आपको पढ़ना नहीं है, समझ के बैठ जाना है। नाभिकीय भौतिकी आएगी, खूब बढ़िया से आपको समझाएंगे। इसकी अंग्रेजी है वर्क फंक्शन। इसकी अंग्रेजी बताओ क्या है बच्चों, वर्क। इसके बाद बताओ फंक्शन। अब मैं वर्क फंक्शन आपको जो समझा दूंगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये देखिए कार्यफलन क्या होता है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, क्या होती है, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, अगर उन वस्तुओं से आपको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा देनी होगी भाई साहब। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। एक बार फिर से सुना देते हैं आपको। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
किसी वस्तु से क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। और कार्यफलन को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल W से लिखते हैं। ठीक है, इसको समझना नहीं है, मतलब इसको लिखना नहीं है, सुनकर समझ कर छोड़ देना है। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको क्या देना होगा, एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा देनी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि क्लास आपको खचाखच छात्रों से भरी है। अब इसमें सभी छात्र बैठे हैं, आपके बगल वाला छात्र आपसे कहा कि ऐ सुनो, उठो, क्लास से बाहर जाओ। आप उसके कहने पर बाहर नहीं जाएंगे, क्यों बताएं? इसका जवाब है कि ये जो आपको ऊर्जा दिया है वो पर्याप्त नहीं है आपको क्लास से बाहर निकलने के लिए। हाँ, अगर मैं कह दूंगा कि जय बच्चा सुनो, उठो, क्लास से बाहर जाओ, तो उसको जाना पड़ेगा, अर्थात मेरे द्वारा दी गई ऊर्जा क्लास को छात्र से बाहर निकाल देगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी छात्र को क्लास से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसी निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को छात्र का कार्य फलन कहते हैं। और एक बात सुने, एक राज की बात यह भी है कि इस क्लास में बैठे सभी छात्रों का कार्यफलन अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पीछे मुड़ के पढ़ा रहे, पीछे वाले सीट में 5-6 बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में पढ़कर बातचीत कर रहे हैं। अब इसमें हमने देखा, अचानक हमको बहुत गुस्सा है, हमने कहा सुनो, पीछे 5 सीट वाले बच्चों 5 उठो, अब बाहर निकल जाओ। इसमें से देखिए एक लड़का आया, एक लड़का हमारा पैर छुआ, कहा सर चलते हैं, कल मुलाकात होती है। ठीक, एक लड़का निकल गया, अर्थात आपका मतलब बात समझिएगा, जो लड़का आया एक बार बस कहने मात्र पर चला गया, इसका मतलब उसका कार्यफलन कम रहा होगा, तभी तो आके आसानी से चला गया। इसके बाद एक छात्र जो है एकदम अड़ गया कि मैं फीस देता हूँ, आप इतनी हिम्मत की आपको हम क्लास से बाहर निकाल देंगे, तो इसका मतलब उसको निकालने के लिए मुझे और शक्ति दिखाने की पड़ी। ठीक है, इसके बाद वह क्लास से बाहर निकला। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले वाला छात्र निकला उसके लिए कमी ऊर्जा की आवश्यकता थी, बगल वाले छात्र को, जो बगल वाला छात्र था उसके लिए मुझे और शक्ति देनी पड़ी। इसका मतलब उसका कार्यफलन इससे ज्यादा था। इसी तरह क्लास में बैठे सभी छात्रों का अपना अपना अलग अलग कार्यफलन होता है। इसी तरह दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, सभी वस्तुओं का अपना अलग अलग कार्यफलन होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, एक समान किसी का नहीं होता है। हाँ, इसको आपको रटना नहीं है, ये हमेशा आपको दिया जाएगा, इसका कार्यफलन इतना है, अर्थात किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो दिया जाएगा। समझ गए? कार्यफलन जिसका कम होगा, जैसे देखिए एक उदाहरण से मैंने समझाया कि जो छात्र सबसे पहले निकलेगा उसका कार्यफलन क्या होगा, सबसे कम होगा। अब देखिए यहाँ से इसका जवाब मिल गया होगा आपको कि जब ए और बी को आपस में रगड़ा जाएगा, यानी कि दो वस्तुओं को आपस में क्या किया जाएगा, हाँ रगड़ेंगे, हारमोनियम नहीं बजा रहे भाई साहब। जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ देंगे तो क्या होगा, जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिसका ज्यादा होगा उस पर जाके एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिसका कार्यफलन ज्यादा होगा उस पर जाके इकट्ठा होंगे। तो इसका आंसर क्या है कि कार्यफलन जिसका क्या होगा बच्चों, हाँ कार्यफलन जिसका कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हाँ निकलेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो एक बात मेरी बात समझे कि किसी वस्तु, पहली बात कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। घटना बराबर बोलो आवेशन। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्यों निकलता है, रगड़ने से ऊर्जा मिल जाती है। किससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसका कार्यफलन कम रहता है। जिस दो वस्तुओं को रगड़ेंगे एक वस्तु का कार्यफलन कम होगा, दूसरे का ज्यादा होगा, जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, इसके बाद आपको आगे चीजें समझा देता हूं। थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाहता हूं, ये आपको सारी सब समझ गए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सारी बातों को नोटबुक बनाते रहिएगा। मैं आपका इसका नोट जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा कर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट आवेशन के बारे में जितनी छोटी बड़ी जानकारी हो बनती है सब आपको दे दूंगा। ठीक है, इसको चलिए मिटा देते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद सुने आवेशन के बारे में सबसे छोटी जानकारी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आवेशन के बारे में सबसे छोटी जानकारी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से
निकलेंगे जिसका कार्यफलन कम होगा, जिसका कार्यफलन क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अब दूसरी जानकारी रखें, मेरी बात सुनिए। इलेक्ट्रॉन का, सॉरी मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 इसके बाद किलोग्राम। पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सारी दुनिया जानती है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। अब सुनिए, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, यदि क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सॉरी ये देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो मेरी बात समझिएगा जरा ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जब निकलेंगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान में हमेशा क्या होगी, अगर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके बराबर के द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अर्थात जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके द्रव्यमान में सदैव क्या होती है, द्रव्यमान में सदैव कमी आती है। इस बात को एकदम गांठ बांध के समझ के रख जाइएगा। ठीक है। अगर यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके द्रव्यमान में हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी। ये छोटे छोटे प्रश्न है, आपके क्वेश्चन एक विकल्पी में बन जाएंगे, या तो आप अगर कंपटीशन की तैयारी करें बहुत बढ़िया आपको फायदा करेगा। ठीक है। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके द्रव्यमान में कभी कमी आएगी, और यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी बच्चों, हाँ वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि। द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये बात आपका समझ में आना चाहिए। ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं द्रव्यमान में कमी आएगी, यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब सुनिए, अब मैं आपको चीजें यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 इसके बाद किलोग्राम होती है। ठीक है। इसके बाद सुने मास ऑफ प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो 1.673 गुणे 10 की घात -27 इसके बाद किलोग्राम होता है। रख के बैठ जाइए, बहुत खतरनाक चीज है, छोटी छोटी बातें, आपको छोटा कॉन्सेप्ट शुरुआत कर रहा हूँ इसलिए छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। इसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों 1.67 इसके बाद 5 गुणे 10 की घात -27 इसके बाद किलोग्राम। इस बात को एकदम गौर से देखिए, सबसे छोटा द्रव्यमान इसका होता है, इसके बाद इसका, इसके बाद, मतलब इसमें से आपको बताया न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है सबसे भारी आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद प्रोटॉन, इसके बाद इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, इससे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव में। अब अक्सर इसका क्रम आपसे पूछ लिया जाता है, या आपसे पूछा जाएगा कि सबसे हल्का कण कौन है, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। अगर सबसे भारी कण पूछा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में अगर ऑप्शन दे, इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है, सबसे हल्का कण कौन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये था आपका आवेशन, आवेशन आपका पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। ये सारी बातें समझेंगे। अब नोटबुक तैयार करते होंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैं इसका जो नोटबुक है आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका नोट डलवा दूंगा। ठीक है। इसके बाद हम आपको आगे पढ़ाते हैं आवेशन के बाद आवेश क्या चीज होती है। ठीक है। इसको थोड़ा सा हमको क्या करना होगा, मिटा देना होगा। आपको पढ़ाते हैं आवेश। इसके पहले हम लोगों ने बहुत बढ़िया से आवेशन सीखा। अब इसके बाद सबसे छोटी हेडिंग आपको बताते हैं आवेश। बताओ अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। अब ज्यादातर अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी मोबाइल डिस्चार्ज होगी, ठीक है, तो आप कहते हैं मोबाइल को चार्ज लगा दीजिए। इसका मतलब यह होगा फिजिक्स में कि आपके मोबाइल में जो बैटरी लगी है इसका आवेश निरावेशित हो गया है। अब इसको आवेश की जरूरत है, इसको आवेशित कीजिए। ठीक है। इस आग को आवेशित करने के लिए आप प्लग के माध्यम से इसको चार्ज लगा देते हैं। ठीक है। चलिए आवेश को समझाते हैं। आवेश क्या चीज होता है, बहुत बढ़िया समझिएगा। सबसे पहले देखिए, ये देखिए कोई, मैं थोड़ा सा एक सेकेंड में इसको रब करके बढ़िया से बना देता हूँ। ये देखें, जैसे ये देखें, ये कोई बिना तेल पानी वाला बाल है, न इसमें तेल है न पानी है, बिना तेल पानी वाला एक देखिए आपका बाल है। इसके बाद देखिए ये कोई मैंने कंघी बना दिया, ये कोई कंघी है, इस कंघी में ये देखिए छोटे छोटे दांत लगे हैं।
जो आपके बाल को संवारते हैं। अब कंघी समझ के बाल को झाड़ने में लगेगा। एक बार फिर से सुनिए, ये बिना तेल पानी वाला बाल है, बिना तेल, इसमें ना तेल की मात्रा है ना ही पानी। इसके बाद देखिए कोई कंघी है, कंघी आप क्या करिए, इस कंघी को बाल पर क्या करिए, खूब रगड़िए, जान भर एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम रगड़ दीजिए। इसके बाद सुनिए, इसमें से कुछ लोग जो है इस प्रयोग को किए भी होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, छोटी छोटी बातें समझिएगा। इसके बाद कंघी को इसको क्या कर दीजिए, कंघी को इस पर बाल पर रगड़ के इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास आप लेकर आइए। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब लेकर आएंगे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को यह क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, सुनिए, अब इसके पहले नहीं आकर्षित करेगा, ये कंघी रगड़ने से पहले इसको आकर्षित नहीं किया था। ऐसा क्या कर दिया आपने, जब रगड़ा इसके अंतर्गत एक गुण आ गया, इसके अंदर क्या आ गया, एक गुण आ गया भाई साहब, जिसके क्या किया, कागज के ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये देखिए आपके कागज के क्या है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे। अब छोटे छोटे पैग मार नहीं करना, छोटे छोटे टुकड़े हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। और आकर्षित करने का इसमें जो आ गया गुण, इसी गुण का नाम क्या है, आवेश। ठीक है, आवेश माने जैसे हमने क्या किया, कंघी को बाल पर रगड़ा, अब बाल पर रगड़ने के बाद कंघी में एक जो विशेष गुण आ गया, देखिए गुण आ गया, इस गुण का नाम क्या है, आवेश। अर्थात आवेश माने किसी वस्तु का गुण, आवेश माने किसी वस्तु का गुण है भाई साहब। आवेश माने किसी वस्तु या द्रव्य का गुण की बात की जा रही है। अब मेरी बात सुनिए, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत प्रभाव। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत, इसके बाद प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वैद्युत प्रभाव है और इसी के साथ इसका संगत चुंबकीय प्रभाव भी आपको देखने को मिल जाता है। अब में इसका मतलब यह हुआ कि ये देखिए वैद्युत प्रभाव और वैद्युत, इसके बाद प्रभाव, तथा बोलिए, तथा क्या है, चुंबकीय, इसके बाद प्रभाव की घटना देखने को मिलती है। घटना बराबर वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। एक बार फिर से, जब बिना तेल पानी वाले बाल पर आपने कंघी को रगड़ा, तो कंघी को जब छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर आएंगे तो कंघी जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अर्थात रगड़ने के बाद जो है कंघी के अंदर एक गुण आ गया, अर्थात किसी वस्तु का गुण। आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुण है, और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया, तो जो घटना बनी उस घटना का नाम है वैद्युत प्रभाव, और उसके साथ चुंबकीय, इसको अपनी ओर आकर्षित किया, इसका नाम चुंबकीय प्रभाव। अब मैं इसकी छोटी सी परिभाषा यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आवेश किसी वस्तु का गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। बहुत आसान परिभाषा है। एक बार फिर से, आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। उसी गुण का नाम क्या, आवेश। एक बार फिर से, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, मैं लिख देता हूं, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव जिसके कारण उसमें वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना हो, उसे आवेश कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। आपको पूरी बात रट जाइएगा, बहुत छोटी छोटी बात है। हमने क्या किया, वस्तु को बिना तेल, कंघी को बिना तेल पानी वाले बाल पर रगड़ा, अब देखा रगड़ने के बाद एक गुण आया, वह गुण क्या था, वैद्युत प्रभाव चुंबकीय प्रभाव की घटना को दर्शा रहा था। हमने लिखा कि जब आपने रगड़ने के बाद उसके अंदर गुण आया, गुण का नाम है क्या, आवेश। अर्थात आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके द्वारा उसमें वैद्युत प्रभाव का चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं, आवेश। ठीक है, अब सुनिए वैद्युत आवेश के बारे में छोटी छोटी जानकारी बता दें कि देखिए वैद्युत आवेश को इसे या तो स्मॉल क्यू से या तो कैपिटल क्यू से, वैद्युत आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिखते हैं। पहली बात समझिएगा, आवेश को किससे लिखा जाते हैं, क्यू से लिखते हैं, स्मॉल क्यू से। आवेश को किससे लिखा जाएगा भाई साहब, क्यू से लिखते हैं, क्यू से। इसके बाद सुनिए,
आवेश, देखिए आवेश एक वस्तु का क्या है, गुण है। आवेश किसी वस्तु का भाई साहब गुण है। अब गुण है तो उसको बताने के लिए दिशा की आपको जरूरत नहीं है, अर्थात यह कैसी राशि है, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आवेश क्या है, अदिश राशि। पहली जानकारी आपको समझ में आई। आवेश को किससे लिखा जाता है, अंग्रेजी के क्यू से लिखा जाता है। ठीक है, यह कैसी राशि है, अदिश। कैसे पता चला, आवेश किसी वस्तु का गुण है, तो गुण को बताने के लिए किसी दिशा की भाई जरूरत नहीं है। इसके बाद सुने, आवेश व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है भाई, आवेश एक कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न। आवेश कैसी राशि है, एक व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न। कैसे पता चला, आवेश देखिए दुनिया में मूल राशि और पूरक राशियों को छोड़कर जितनी भी राशियां, लगभग सब राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशि, जिसमें क्यू का आवेश कहीं जिक्र नहीं है, अर्थात आवेश कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। शेष चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत बढ़िया से आपको नोट तैयार करवाएंगे। एकदम A to Z जितनी भी क्लास वाली वीडियो रहेगी सब आपको जो है आपको मिलेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी यूट्यूब पर। ठीक है, पसंद आएगा चैनल सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, आगे आपको बताते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मिटाने के बाद जो है आपको अगली हेडिंग आपको पढ़ाता हूँ। अब चलिए आपको अगली हेडिंग आपको समझाते हैं, आवेश का गुण। ठीक, अगली हेडिंग है, हमने अभी पिछले हेडिंग में पढ़ा आवेशन, इसके बाद हमने पढ़ा आवेश क्या चीज होती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश के गुण, आवेश के गुण। ठीक, इसकी अंग्रेजी है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हम लोग अगली हेडिंग क्या पढ़ने वाले हैं, आवेश के गुण। तो आपको बता दें करीब 7-8 आवेश के गुण है, एक एक करके हम समझते पढ़ते लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो नोट तैयार करते रहिएगा। सारा गुण जो है इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। पहली बात, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात कि आवेश के गुण में आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के 2 भाग हैं या 2 प्रकार हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला है धन आवेश, पहला है धन आवेश। पहला आवेश क्या है, धन आवेश। अब इसके बाद दूसरा आवेश क्या है, ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब किसी वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सॉरी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने के बराबर उस पर धनावेश आ जाएगा। तो किसी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, धनावेश। आपको पढ़ाएगा आवेश के गुण। आवेश के गुण में सबसे पहली जानकारी, आवेश 2 प्रकार का होता है। धन आवेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो वस्तु का कौन सा गुण आएगा, आवेश में धन आवेश वाला गुण आएगा। अच्छा, उस कंडीशन में क्या होगा, द्रव्यमान में हमेशा बताइए क्या आ जाएगी, द्रव्यमान में कमी आएगी। ठीक है, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वस्तु पर धन आवेश आएगा और द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी। अब इसके बाद उल्टा इसका समझ लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वस्तु पर कैसे आवेश आ जाएंगे भाई साहब, ऋण आवेश आ जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। और उस कंडीशन में द्रव्यमान में हमेशा क्या आएगी, द्रव्यमान में हमेशा क्या आएगी, द्रव्यमान में हमेशा कम, सॉरी उस कंडीशन में द्रव्यमान में हमेशा वृद्धि होगी। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो द्रव्यमान में हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी। अब इसको बात समझ लीजिए, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वस्तु से तो द्रव्यमान में कमी आती है, वस्तु पर धनावेश आता है। जब इलेक्ट्रॉन आते हैं ऋण आवेश आता है, द्रव्यमान में हमेशा वृद्धि होती है। इस बात को 1750 ईस्वी की बात है बच्चों। सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन, इसके बाद फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात आपको दुनिया वालों को बताई थी। ठीक है, ये देखिए धन आवेश और ऋण आवेश किसने बताया था, सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था
कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो ये तो बात कंफर्म हो गई थी। लेकिन आवेशों का नामकरण किसने किया था? धन आवेश और ऋण आवेश किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में। फ्रैंकलिन का नाम याद रखिएगा, आगे जब आवेश के मात्रक आपको पढ़ाएंगे तो फ्रैंकलिन आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको पूरा नोट करके रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको अगला गुण को समझाते हैं। अगला गुण, पहला गुण आपको पूरी बढ़िया से समझ में आ गया होगा, आप नोट तैयार करते रहेगा, जब जैसे मैंने लिखा हो वो आप भी लिखे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होता है। इसके बाद सुने, जब दो समान प्रकृति के, जब हम दो समान प्रकृति के आवेश को पास पास लेकर आते हैं। समान प्रकृति का मतलब देखिए, जैसे ये देखिए कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके बाद देखिए ये कोई प्लस आवेश, ये दोनों समान प्रकृति का आवेश है। इसके बाद इसका सीधे उल्टा हो सकता है माइनस क्यू, और इसके बाद देखिए ये होता है माइनस क्यू। जब इसको हम लोग समीप लाते हैं तो दोनों आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। देखिए जब दोनों आवेश, जब समान प्रकृति के आवेशों को आपस में एक दूसरे के समीप लाते हैं तो इसके बीच में क्या लगता है बच्चों? प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण। फिर ये बात समझिएगा, जब समान प्रकार के आवेश को एक दूसरे के नजदीक लेकर आएंगे तो उन दोनों आवेशों में हमेशा कौन सा बल आएगा? प्रतिकर्षण, और दोनों एक दूसरे को दूर दूर हटाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला गुण देख लीजिए क्या है। जब हम क्या करेंगे, दो विपरीत प्रकार के आवेशों को, जब हम दो विपरीत प्रकार के आवेशों को, मतलब एक प्लस लिखेंगे, दूसरा आवेश कैसा होना चाहिए? ये देखिए माइनस होना चाहिए। जब दो विपरीत, या आपको कह सकते हैं इसका पहला माइनस हो तो दूसरा क्या होना चाहिए? दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। जब इसको हम एक दूसरे के समीप लाते हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं? हाँ, ये दोनों बच्चों क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित। अर्थात जब हम लोग दो विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे के समीप लाते हैं, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती हैं? आकर्षित करती है। गुण है अगला, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होती जाएगी, एक एक बात आपको पूरी क्लियर करवाते जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से सुने, अब मेरी बात को, अगली बात आपको समझाने जा रहा हूं, अगला गुण। अगली बात सुने, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। एक बार फिर से, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं हम, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम आवेश को पैदा कर सकते हैं, और ना ही आवेश को मिटा सके। हम कर क्या सकते हैं? आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। सुनिए इस कथन को आवेश संरक्षण का क्या कहते हैं? हाँ, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इस कथन को आवेश संरक्षण का नियम या सिद्धांत कहा जाता है। एक बार मेरी बात सुनिएगा फिर से। आवेश का अगला गुण है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। इस कथन को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। आखिर ये देखिए कैसे होता है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे देखिए बच्चों, ये देखिए बिना तेल पानी वाला बाल था, ये देखिए आपकी कंघी थी, आपने इसको ऐसे रगड़ा था। जब रगड़ा था तो देखिए ये जो बाल आपको दिखाई दे रहा है, इस बाल का कार्यफलन कम होता है। समझ गए? बाल का कार्यफलन कम होता है। जब कंघी को बाल पर, बिना तेल पानी वाले बाल पर जब रगड़ेंगे तो पक्की बात है कि इस बाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघी पर चले जाएंगे। हमने मान लिया इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अर्थात इस पर 4 इलेक्ट्रॉन इस पर चार्ज धन आवेश आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 4 क्या आ जाएंगे? ऋण आवेश आ जाएंगे। अब बताइए इस पर कुल आवेश देखिए, आप कहेंगे सर हमने देखिए दोनों पर आवेश उत्पन्न कर दिया, इसका मतलब आप आवेश उत्पन्न नहीं किया। मेरी बात समझिए, रगड़ने के पहले
रगड़ने के पहले, अब एक एक बात को मैं प्रूफ करके बताऊंगा। रगड़ने के पहले कुल आवेश कितना था, बताइए। रगड़ने के पहले कुल आवेश था 0, ठीक है। रगड़ा नहीं था तो बताइए आवेश कितने थे, 0 थे। अब रगड़ने के बाद देखिए क्या हो गया, रगड़ने के बाद, अब रगड़ने के बाद कुल आवेश, जब आपने इसको रगड़ा तो रगड़ने के बाद कुल आवेश भी कितना हो गया, +4। अब -4 को आपस में जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 0। इसलिए देखिए हमने पूरे ब्रह्मांड को में देखिए आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए जैसे हमने रगड़ने से पहले कोई आवेश नहीं था, रगड़ने के बाद अगर यहाँ पर धन आवेश आया है तो उसके उतना ही बराबर ऋण आवेश आया होगा, अर्थात जब +4 और -4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आप अपने दोस्त से क्या किए, 100 रुपया कर्ज लिए, कर्ज लेकर आपने पॉकेट में भर लिया और आप घर पर चिल्ला के कह रहे हैं देखिए भाई साहब हम 100 रुपये उत्पन्न कर दिए। इसका मतलब आप देखिए झूठा पगला रहे हैं। आपने 100 रुपये बताइए उत्पन्न किया। आपसे प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपने 100 रुपये उत्पन्न कर सकते हैं? आपका जवाब है ना। कैसे? आपने जैसे 100 रुपया लाया है तो आपने 100 रुपया कहीं ऋण, अपना ऋणी बन गए हैं। इसका मतलब 100 रुपया आपने कहीं अपने पास लाया, 100 रुपया आपने कहीं ऋणी हो गए, अर्थात टोटल मिला के कितना हो गया, 0। अब इसका मतलब यह हो गया कि ब्रह्मांड में कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है। अब देखिए मैं आपको अगला गुण इसको मिटाने की बात समझाता हूँ। ये आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट मार कर रखिएगा, ठीक है। आपको अगला गुण इसको मिटाने की बात बताते हैं। चलिए देखिए अब अगला गुण हम आपको बताते हैं। अगला गुण क्या है, हमने इसके पहला गुण पढ़ा कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में जो आवेश है स्थिर है, आवेश का मान नियत है। तो हम अगला गुण लिखते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में आवेश क्या है, नियत है। पूरे ब्रह्मांड में आवेश क्या है, नियत है। आवेश का मान क्या है, पूरे ब्रह्मांड में आवेश का मान नियत है। बस जितना भगवान ने बना दिया उतना बना दिया, उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं, ना पैदा कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। बात आपको गांठ बांध के रखनी है। पूरे ब्रह्मांड का आवेश क्या होता है, नियत होता है, नियत। अब देखिए पूरे ब्रह्मांड में 3 चीजें नियत होती है, आपको बात समझ के रखना है। एक आवेश संरक्षित होता है, दूसरा ऊर्जा, तीसरा संवेग। पहला क्या है, ऊर्जा भी संवेग नियत होता है, इसके बाद संवेग होता है। अब तीसरा देखिए ये आपका क्या है, आवेश। ये 3 चीजें ब्रह्मांड में क्या होती हैं, नियत होती हैं, मतलब संरक्षित होती है। आपने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा होगा, संवेग संरक्षण पढ़ा होगा बाह्य बल के अनुपस्थिति में, और आवेश पढ़ा होगा। ये 3 चीजें पूरे ब्रह्मांड में क्या होती हैं, नियत होती हैं, निश्चित होती हैं, ठीक है। अब देखिए मैं जो आपको अगला गुण पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, इसके बाद आपको जवाब दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब मेरा प्रश्न आपसे है, ये देखिए ये कोई ए वस्तु है, ठीक है, ये कोई ए वस्तु है। अब बताओ ये देखिए कोई आपकी बी वस्तु है, ठीक है। मेरा प्रश्न आपसे है, अभी आप प्रश्न पढ़कर आपको पूछकर आपको समझाऊंगा मैं, अगला गुण आपको समझाना क्या चाहता हूँ। ये देखिए ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। क्या कर रही है बच्चों, 2 वस्तुएं हमने आपको दिया और हमने आपसे प्रश्न पूछा, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, क्या दोनों पर आवेश होगा? मैंने आपको 2 वस्तुएं दिया, एक ए दिया दूसरा बी दिया, और कहा ये भी ए और बी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या दोनों पर आवेश होगा? इसका बहुत सुंदर जवाब आपका निकल कर आया, हाँ होगा। आपने कहा सही जवाब भाई साहब कि हाँ होगा, और ये भी तय है कि इस पर प्लस होगा तो एक पर माइनस होगा, एक पर माइनस होगा तो दूसरे पर क्या होगा, प्लस होगा। हाँ ये बिल्कुल सवाल जवाब आपका सही था, लेकिन एक इसका जवाब और है। मेरा क्या जवाब, उसको सुनिए। मेरा जवाब है नहीं होगा। मेरा बताइए जवाब क्या होगा, नहीं होगा। और ये भी जवाब बिल्कुल क्या है, सत्य है। देखिए कैसे, देखिए आप इसके 11 में पढ़े हैं, क्लास इंटर में, इंटर के फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि न्यूटन भाई नाम के कोई चीज है दुनिया में, न्यूटन्स लॉ। कौन सा, न्यूटन्स लॉ, गुरुत्वाकर्षण,
ये आप पढ़कर बैठे हैं गुरुत्वाकर्षण भाई साहब। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से ब्रह्मांड में दो वस्तुएं जहां होती हैं अपने द्रव्यमान कर एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर ए और बी एक दूसरे को, मैंने थोड़ा सा आपको शुरू में एक प्रश्न गलती बोल दिया। ए और बी पर दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यहाँ पर मेरा प्रश्न होना चाहिए था ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करती है, आकर्षित। मैंने थोड़ा सा प्रश्न को उल्टा पढ़ दिया था, ठीक है। ए और बी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मेरे बात को एक बार फिर से सुनिएगा। ए और बी दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मेरा प्रश्न, क्या ए और बी दोनों पर आवेश होगा? तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, हाँ होगा। और ये भी तय, एक पर प्लस होगा दूसरे पर माइनस। इसलिए कॉन्सेप्ट अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं। विपरीत प्रकार के आवेशों में हमेशा आकर्षण पाया जाता है। आपने कहा हाँ, हमने माना सही है। एक इसका जवाब था नहीं होगा, जो हमने बताया, क्योंकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम से हमें पढ़कर बैठा, इसलिए अब इसके बाद देखिए मैं इसके साथ ही आपसे अगला प्रश्न पूछूंगा। ये देखें ए है और इसके बाद देखिए ये कोई आपका बी वस्तु है। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित हो कर रही हैं, इसके बाद कर्षित करती है। ए और बी ये दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या दोनों पर आवेश होगा? आपने बिल्कुल सही जवाब देना, हाँ बिल्कुल सही होगा। इस पर प्लस होगा, इस पर भी प्लस होगा, या तो इस पर माइनस होगा तो इस पर भी माइनस होगा। और ये जवाब जो होगा हाँ होगा, इसका जवाब होगा बिल्कुल 100%। आपको मैं बता दूं ये जवाब बिल्कुल सही है कि इस पर आवेश ही हो सकता है, इस पर कोई द्रव्यमान का चक्कर नहीं हो सकता है। तो अब मैं आपको सिखाना क्या चाहता था ये जरा समझिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आवेश का जो परीक्षण है, आवेश का सही परीक्षण, आवेश सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। एक बार मेरी बात को दिमाग खोलकर समझ लीजिए। आवेश का सही परीक्षण क्या है, प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। अगर दो वस्तुएं दुनिया में एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं तो उस पर हो सकता है कि आवेश हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। इसका जवाब होगा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। इस पर IRT में क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटेक्निक और IRT भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। अगर ए और बी दोनों वस्तुएं आकर्षित करें तो क्या दोनों पर आवेश होगा? इसका जवाब है हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। इसका जवाब आपको तीसरा ऑप्शन सी देना होगा, समझ गए। अगर दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, इसका मतलब पक्का दोनों पर आवेश होगा। और यह भी तय है कि दोनों पर समान प्रकृति के आवेश होंगे, या तो धन धन होंगे या तो ऋण ऋण होंगे, ठीक है। अर्थात आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है। क्या है? प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण, ना कि आकर्षण, ठीक है। ये बात आप समझिए। आवेश का सही परीक्षण क्या है? प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आप पूरा नोट कर डालिए। इसके बाद मैं कुछ और गुण आपको समझा देता हूं ताकि आज आवेश का पूरा गुण समझ में आ जाए। इसके बाद देखिए अगला आवेश का क्या गुण था। हमने कई गुण पढ़े कि ये जो अगला गुण था हमारा आवेश के बारे में था। अब इसके बाद हम लोग आवेश का अगला गुण पढ़ेंगे। अगर देखिए जैसे ये देखिए, मान लीजिए कि अगर ये कोई वस्तु है, ये मान लीजिए इस पर 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इस पर 3 4 3 7 अगर 7 आवेश दे दें और हम आपसे कहें कि इस आवेश को 120 किलोमीटर प्रति घंटा या 140 किलोमीटर प्रति घंटा या 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आवेश को, क्या इस वस्तु को क्या कर दीजिए, दौड़ा दीजिए, क्या इसके आवेश के मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जवाब है, बहुत सुंदर जवाब है, इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना आवेश होगा भाई? 5 1 6 1 7, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता। अरे भाई आवेश अलग राशि है, गति अलग राशि है, दोनों का दूर दूर तक एक दूसरे से लेना देना नहीं, ठीक है। अर्थात आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता। मैं लिख देता हूं आवेश का मान
आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता, या इसको लिखा जा सकता है गति करने से आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गति करने से आवेश पर कोई प्रभाव नहीं इसके बाद पड़ता है। ठीक है, आवेश को गति कराए, चाहे दौड़ाए, नाचाए, कुदाइए, आवेश को उस वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आवेश को आप दौड़ा दिए कितना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा या 180, इसके मान में कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मेरी बात सुनिए, आप स्कूल आते हैं 10 किलोमीटर साइकिल चला के, आप इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं, कोचिंग में पढ़ने आते हैं। ठीक है, आप पढ़ने आते हैं, आपका उद्देश्य है कोचिंग में जाकर पढ़ाई करना। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, आवेश के बारे में है। अगर मैं कहूं, आपसे प्रश्न पूछूं कि अगर कोचिंग के बगल में या स्कूल के बगल में अगर बर्गर वाला कल बर्गर की दुकान नहीं लगाएगा तो क्या आपके पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा, या आप भी कहेंगे कितना घटिया वाहियात सवाल है, ऐसे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आवेश अलग राशि है, गति अलग राशि, इनका दूर दूर तक अपने में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेरी बात सुनिए, मैं कहा विद्यालय के बगल में एक समोसा लगा, समोसे वाला समोसे की दुकान लगाता है, क्या कल से समोसे की दुकान न लगाए तो आपके पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम पढ़ने आते हैं, समोसा खाने नहीं आते हैं। समझ गए? ये मेरी बात कॉन्सेप्ट है। पढ़ाई अलग राशि है, समोसा अलग राशि है, इसलिए आपको समझना है कि आवेश अलग राशि है, गति अलग राशि है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अगला गुण जो है बहुत बढ़िया गुण, आपको समझ के पढ़कर क्या करना है, खत्म करना है। एक आवेशित वस्तु हमेशा एक उदासीन वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। एक अमीर व्यक्ति हमेशा गरीब व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझाएंगे। एक आवेशित वस्तु सदैव उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक आवेशित वस्तु सदैव उदासीन वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे मैं 2-4 एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, जिस हम कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में मैं आपसे प्रश्न पूछूं, सबसे भयंकर महाभयंकर अगर धूल जमी है तो बताओ कहां जमी है? इसका जवाब है पंखे पर जमी। पंखे पर, सुनिएगा कैसे पंखे पर जमी है। देखिए, जैसे जब पंखा चलता रहता है तो पंखा के पार्ट जो होते आवेशित रहते थे। और आप जानते हैं इस पूरे कमरे में मासूम धूल के छोटे छोटे कण हमेशा क्या कर सकते, उड़ते रहते हैं। तो जब पंखा चलता है तो जब पंखे के सारे पार्ट आवेशित रहते हैं, तुरंत क्या करता, उदासीन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता। ये पंखे पर जाके, पंखे की पत्तियों पर जाके ये जो धूल के कण चिपक जाते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा होगा कि पंखे के ऊपर वाले पत्ती पर धूल जम रहे हैं, बात समझ में आ रही? पंखे के नीचे पर उल्टा लटके रहते हैं। यार, बड़ा मजा आ जाता है इस बात को समझ कर। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जब पंखा चलता है तो पंखे के पार्ट आवेशित होते हैं, धूल के कण उदासीन होते हैं, उसको अपनी ओर क्या करता है, पंखा आवेशित कर लेते हैं। ठीक, एक एग्जांपल से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे आपके घर टीवी होगी, टीवी बड़ी वाली, ये एलईडी वाली नहीं, छोटी वाली, बड़ी वाली, जिसके पीछे थोड़ा सा गत्ता टाइप होता है। ठीक है, अब सुनिए, इस टीवी को पीछे से आप खोलिए, इसके टीवी के जब पीछे खोलेंगे, महाभयंकर धूल एकदम जमी रहती है। इसका मतलब जानते हैं, जब टीवी चलती है, टीवी में धारा प्रवाहित होता है, तो जब टीवी चलती है तो टीवी के अंदर जितने भी पार्ट लगे सभी पार्ट क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। और आवेशित होने के चक्कर में सभी धूल के कणों को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, उदासीन धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए? अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल को कवर में क्या होता है, धूल के कण चले जाते हैं। जब मोबाइल आप चलाते हैं तो मोबाइल आवेशित रहती है, मोबाइल छोटे छोटे धूल के कण, माध्यम के कण को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये कॉन्सेप्ट आपका है।
ठीक है। एक आवेशित वस्तु सदैव उदासीन वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। ये कुछ है आपकी जानकारी। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट आपको आवेश का गुण बताते हैं कि यदि किसी चालक को, चलिए पहले समझा लेते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। जैसे ये देखिए, ये कोई आज चालक है, चालक, ये बताइए क्या है, ये कोई चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ। अगर हम किसी चालक पदार्थ को क्या करते हैं, आवेश देते हैं, अगर मैं किसी भी प्रकार का आवेश दीजिए, 4 7 8 9 10, अगर मैं किसी चालक को आवेश देता हूं, आवेश, अब मेरी बात सुनिएगा, तो होगा क्या। अब मैं देखिए समान प्रकार का आवेश दिया, धन धन आवेश है, तो आपको अभी पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि समान प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हटाना चाहते हैं। इसका मतलब ये समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को दूर दूर हटाना चाहेंगे। और ये देखिए कोई गोले की वस्तु है या गोला टाइप की कोई वस्तु है, इसको दूर दूर हटाएंगे, इसका दूर बिंदु, किसी गोले का दूर बिंदु उसका परिध होता है, अर्थात इस पर जो आवेश है एक समान रूप से इसके परिध पर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। 4 5 6 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10। ठीक है। इसका मतलब अगर मैं किसी चालक को आवेश दूंगा तो वह आवेश चालक के पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसी बात को मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्यों, कैसे फैलता है, चालक को जब आवेश देते हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर हटाना चाहते हैं, दूर दूर हटाने के चक्कर में एक क्या होता है, उसके पृष्ठ फैल जाता है। किसी वस्तु का जो दूर बिंदु उसका पृष्ठ होता है, तो यह जो होता है उसके पृष्ठ फैल जाएंगे। अर्थात मेरी बात सुनिए, यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है, यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए तो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं फैल जाते हैं। अगर मैं किसी वस्तु को या किसी चालक को एक समान कोई आवेश दूं तो आवेश उस चालक पर फैल जाए। यह सारी महत्वपूर्ण जानकारी रही। देखिए मैंने आपको शुरू में क्या समझाया, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। कैसे कब आते हैं, जब आवेश से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, धन आवेश होता है, उस कंडीशन में द्रव्यमान में कमी आती है। जब ऋण वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, द्रव्यमान में कमी से द्रव्यमान में वृद्धि होती है, आवेश ऋण आवेश होता है। ठीक है। इसके बाद मैंने एक एक करके बहुत सारी जानकारियां आपको रटाई। इसके बाद आपको कितनी जानकारियां थी, सारी जानकारियों को मैंने कहा बताया आपको कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और दोनों आवेश जब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समीप लाते हैं, दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो क्या होता है, इनमें आकर्षण होता है। और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि जब हम क्या करते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं, ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। इसी कथन को आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहा गया। और इसी बात को हम लोग अगला, अब इसके तीसरा गुण होता है। अब इसके बाद मैंने चौथी बात आपको बताया कि पूरे ब्रह्मांड का आवेश नियत होता है, पूरे ब्रह्मांड में आवेश नियत रहता है। फिर चौथी बात हमने बताया कि आवेश का सही परीक्षण जो होता है, आवेश का जो सही परीक्षण, आवेश किसी भी चीज का सही परीक्षण जो होता है उसकी विपरीत परिस्थितियों में होता है, ना कि आपका बना बनाया रहेगा तो आपके सभी लोग अपने रहेंगे। आपका बता दें, सभी चीज को सही परीक्षण जो होता है विपरीत परिस्थितियों में होता है। अर्थात आवेश का सही परीक्षण जो होता है प्रतिकर्षण होता है, ना कि आकर्षण। आकर्षण क्यों नहीं होता, जब दो वस्तुएं आकर्षित करती है, हो सकता है द्रव्यमान कर रहा है, दूसरे को आकर्षित कर रही है। ठीक है। मैं इसके बाद पांचवें गुण बताया कि अगर मैं किसी वस्तु को क्या कर दूं, कितनी विवेक से गति करा दूं, उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं करता, गति करने से आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद मैंने 7वां गुण बताया कि एक आवेशित वस्तु सदैव उदासीन वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। कई एग्जाम्पल से मैंने इसको क्लियर किया। इसके बाद 8वां गुण हमने बताया कि यदि कोई चालक पदार्थ है तो उसको अगर आप आवेश देंगे तो यह आवेश उस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएंगे। ये थे हमारे कुछ आवेश के छोटे मोटे गुण थे। इसको रट कर बैठ जाइए, 24 घंटा आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है। आपको वीडियो से कुछ शिक्षा मिली हो, समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे मैं आपको डेली इसी तरह की आगे का आंसर बताऊंगा। आगे समय चूंकि बहुत ज्यादा हो गया है, आगे मैं जो है इसके बाद अगली क्लास को यही से स्टार्ट करके पूरी बताऊंगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।